वेलकम बैक क्लास BS साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। उसी चैप्टर को हम लोगों ने कंटिन्यू किए हुए हैं जो हमारे पास बायो में आ जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम। हाफ चैप्टर हम लोगों ने एक लेक्चर में कर लिया और हाफ चैप्टर जो रिमेनिंग है हम लोग एक लेक्चर में कर लेते हैं। टोटल 2 लेक्चर्स में एक चैप्टर कवर हो जाता है, राइट। अब आते हैं जी इम्यून डेफिशिएंसी और ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या हैं। ऑब्वियसली जब इम्यून डेफिशिएंसी होगी तो ही ऑटो इम्यून डिजीजेस होंगे, ठीक है। Immunodeficiency or immune compromise is a state in which the immune system's ability to fight infectious disease and cancer is compromised or entirely absent. Most cases of immunodeficiency are acquired and secondary होते हैं due to extrinsic factors that affect the patient's immune system. Immunodeficiency or immune compromise is a state in which the immune system's ability to fight infectious disease and cancer is compromised और entirely ठीक है, वही बात रिपीट हुई है। इम्यून डेफिशिएंसी और इम्यून कंप्रोमाइज़ क्या है? वो स्टेट है, वो अमल है, वो टाइम पीरियड है एक तरह से जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो मुकाबला करता है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ, लेकिन एक कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आ जाती है और कैंसर जो है या एंड कैंसर इज़ कंप्रोमाइज्ड या इंटायरली एब्सेंट हो जाते हैं। मोस्ट केसेस में ये क्या है, इम्यून डेफिशिएंसी क्या है, एक्वायर्ड जो हासिल की जाती है या होती है, ये वो अमल है जो कि सेकेंडरी है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होने की वजह से जो कि इंसान की जो भी पेशेंट है उसके ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के आ जाते हैं, जैसे कि HIV, अल्लाह बचाए हर एक इंसान को HIV इन्फेक्शन है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जैसे कि न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम में। कंट्रीब्यूशन इसका इन दोनों चीज़ों का भी होता है इक्वली। इन द क्लिनिकल सेटिंग, अगर क्लिनिकल सेटिंग में हम लोग देखें तो इम्यूनो सप्रेशन कुछ ड्रग्स की वजह से, जैसे कि स्टीरॉयड्स होते हैं, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्लास बहुत ज़्यादा। मैं खुद भी इसको ले चुकी हूँ। एक एग्जांपल मैं खुद भी अपनी लाइफ की शेयर कर रही हूँ कि स्टीरॉयड्स जो होते हैं एंटी एलर्जिक के लिए एज एंटी एलर्जिक, ठीक है, क्योंकि एलर्जी जब बहुत ज़्यादा सवेयर अटैक होता है और वो इनहेलर्स या न्यूबलाइज़र भी जब काम नहीं करता तो यूजुअली डॉक्टर्स यही फिर सजेस्ट करते हैं और मुझे भी किया था, ठीक है। अहमदाबाद में ही एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर निसार, अंकल निसार, तो उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को फॉर अ वाइल कह दो, फॉर अ डे या कुछ घंटों के हिसाब से सप्रेस कर देता है। तो जब इम्यूनिटी आपकी इंसान की सप्रेस हो जाती है, मतलब वो इन्फेक्शन या जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ मुकाबला नहीं करती, तो ज़ाहिर बात है तो वो जो मसला होता है वो भी हावी नहीं होता, तो इंसान का टाइम गुजर जाता है। तो इसकी वजह से एलर्जी पेशेंट यूजुअली स्टीरॉयड बहुत सारे इन्फेक्शन और बहुत सारी डिजीज़ में काम आते हैं, सिर्फ ये नहीं कि एलर्जी, बहुत सारी, ये सिर्फ जस्ट मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एग्जांपल या एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और इनके जो है ऑब्वियसली नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट तो होते हैं, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा मैंने फेस किए, सफ़र किए इससे, क्योंकि कोई और ऑप्शन था नहीं। जो पोलन एलर्जी है उसका कोई भी ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, राइट। लेकिन जस्ट इसका ये है कि ये किसी और इंसान को मतलब ये स्प्रेड नहीं होती ना बाकी बीमारियों की तरह, जैसे ख़तरनाक बीमारियां हैं क्या, जैसे फ्लू व नज़ला ज़ुकाम, उसकी तरह ये नहीं होती। जो बंदा खुद उस कैफियत में होता है, एलर्जी में होता है, एलर्जी का पेशेंट होता है, वही सफ़र कर रहा होता है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सच यूज़ इज़ इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसमें एंटी रिजेक्शन मेजर्स, ठीक है, एज एंटी रिजेक्शन मेजर्स को यूज़ किया जाता है। और इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी सिस्टम ओवर एक्टिव होते हैं तो उसको सप्रेस करने के लिए स्टीरॉयड्स एज अ ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। एज इन ऑटो इम्यून डिजीजेस, सम पीपल आर बोर्न विद इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स इन देयर इम्यून सिस्टम। अब कुछ लोगों में बाय नेचुरली भी मतलब इस किस्म की डिफेक्ट्स पाए जाते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम में, और प्राइमरी बुनियादी तौर पे अगर देखें तो इम्यूनो डिफिशिएंसी होती है। अ पर्सन हु हैज़ एन इम्यूनो डिफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड इज सेड टू बी
कि उसने अपना इम्यून कंप्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, एक समझौते वाली ज़िंदगी आ गई, चाहे उसको किसी भी किस्म की जैसे कहते हैं इम्यूनो डिफिशिएंसी हो, बट उसको क्या कहा जाएगा, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड। प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ आर अ ग्रुप ऑफ मोर देन 400 रेयर, बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, लेकिन मोर देन हम अगर देखें तो 400 में है, 400 की कैटेगरी में आती है। Chronic disorders in which part of the body's immune system is missing or functions improperly, जिसमें जिस्म का कोई भी हिस्सा इम्यूनिटी सिस्टम वहाँ पे जो है तो उस तरीके से काम नहीं कर रही थी या प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी, मिसिंग होती है, ठीक है। While not contagious, these diseases are caused by hereditary, मतलब जेनेटिकली होते डिफेक्ट्स होते हैं, and although some disorders present at birth और early childhood में ये इसके symptoms शो होना शुरू हो जाती है। द डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट एनीवन, अब इसके लिए ये नहीं है कि मेल को करेगा फीमेल को नहीं, किसी को भी कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज जेंडर, वो नहीं मैटर करता। सम अफेक्ट अ सिंगल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये या तो ये क्या करते कि किसी एक हिस्से को ख़राब करना शुरू कर देते, एक हिस्सा मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करते नेगेटिवली, अदर्स में अफेक्ट वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, और बाकी जो हैं अगर हम देखें तो एक या एक से ज़्यादा सिस्टम की ख़राबी होना शुरू हो जाती है। एंड वाइल द डिजीज़ में डिफर, क्योंकि बीमारियां तो मुख्तलिफ होती हैं बाय नेचर, दे ऑल शेयर वन कॉमन फीचर, एक चीज़ इनमें कॉमन है, क्या, ईच रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिफेक्ट इन वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडीज नॉर्मल इम्यून सिस्टम, खराबी की वजह से रिजल्ट सबका एक ही होता है, ठीक है, बॉडी नॉर्मल इम्यून सिस्टम की मतलब डिफेक्ट इन वन ऑफ द फंक्शन, एक किसी चीज़ में खराबी होना। आगे देखिए ज़रा, बिकॉज ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द नॉर्मल इम्यून सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्शन, पेशेंट्स विद PI commonly have an increased susceptibility to infection. The infections may be in the skin, the sinuses, throat, ears, lungs, brain, spinal cord, urinary tract आगे, intestinal tract आगे। Increased vulnerability to infection may include repeated infections, infections that do not clear up, or usually or unusually severe infections। बहुत पॉइंट वाली बात है, अक्सर लोगों का ऐसा होता है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है नॉर्मल इम्यून सिस्टम का, हमें तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बहुत लंबी कहानी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। अब जिन लोगों में PI होता है, ठीक है, मतलब जिन लोगों को प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, वो इन्फेक्शन को उनको ज़्यादा मतलब प्रोन करते हैं इन्फेक्शन की तरफ, ठीक है, उनमें मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्किन में भी इन्फेक्शन हो सकती हैं, ठीक है, ईयर्स, थ्रोट, साइनसेस, लंग्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इवन की यूरिनरी ट्रैक, ब्लैडर, सारा सब कुछ, इंटेस्टाइनल ट्रैक उनमें होते हैं। और रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं, बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्लास, जब रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं। एक बार इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक ले ली, ठीक हो गए, सही है, बार बार रिपीटेड होना बहुत ख़तरनाक है। जिस तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजी की एग्जांपल देना चाहूँगी, जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अगर वहाँ पे लाइक डिप्रेशन है, ठीक है, एक अच्छी सी एग्जांपल डिप्रेशन की, डिप्रेशन अगर रिकरेंट में चला गया, रिलैप्स हो गया, ठीक है, रिकरेंट एपिसोड्स आने शुरू हुए, रिलैप्स हो गया, तो फिर बहुत बुरा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सारी चीज़ें हैं, वो बहुत मैटर करती हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट को बीच में मतलब सेशंस को स्किप कर दो, ना लो, अटेंड ना करो सेशंस को, तो पेशेंट बेचारा जो है कुछ अरसे के लिए ठीक होता है, लेकिन चूँकि उसने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया होता है, तो उसको दोबारा से एपिसोड आते हैं डिप्रेशन के। इसी तरीके से रिकरेंट फिजिकली हेल्थ में या मेडिकली अगर हम लोग देखें तो रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं और सवेयर इन्फेक्शंस। पीपल विद PI लिव देयर इंटायर लाइफ्स मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। ऐसे लोग बेचारे जो होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन्फेक्शंस के नाम कर देते हैं, सादा अल्फाज में, ठीक है। इंड्यूरिंग रिकरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सीरियस इलनेसेस होती हैं। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से अगर प्रॉपर मेडिकल केयर, ठीक है, लिया जाए, विज़िट किया जाए, डॉक्टर कंसल्टेंट जो है उनके पास जाए, सारा सब कुछ डिस्कस किया जाए, अपनी सिचुएशन बताई जाए, अपनी कंडीशन, और जैसे जैसे वो आगे बताते सजेस्ट करते जाते हैं, फॉलो अप किया जाए सब कुछ, तो फिर ठीक है।
पेशेंट्स लिव फुल एंड इंडिपेंडेंट लाइव्स। अब आगे ये तो कहानी होगी प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी की, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीजेस है कौन सी बला का नाम और इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज इज अ कंडीशन इन विच योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स योर बॉडी। बहुत अजीबोगरीब का ड्रामा शुरू हो गया। लेसन क्लास में आप लोग को इस तरीके से थोड़ा सा मतलब इनफॉर्मली इस तरीके से डिस्कस किए जा रही हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो लेक्चर से, ठीक है। और क्योंकि उसी डिसऑर्डर उसी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, उसी को पढ़ रहे हैं। कहानी आ गई समर एंड सबब ऑटो इम्यून डिजीज़ पे कि अब मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ने गलती कर दी और उसने खुद ही अपने मतलब जिसमें वो रहता है, जिसका वो घर है, जो होस्ट है उसका, उसी पे अटैक करना शुरू कर दी, मतलब बॉडी, ठीक है। द इम्यून सिस्टम नॉर्मली प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जर्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, हम लोगों ने पैरासाइट सब कुछ पढ़ा। When it senses these foreign invaders, it sends out an army to war, ठीक है, उनके साथ मुकाबला करें, अटैक करें पे। नॉर्मली तो इम्यून सिस्टम हमें बताता है, डिफरेंस बताता है फॉरेन सेल्स के बाद में और अपने ओन जो उसके सेल होते हैं, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम मिस्टेक कर देता है पार्ट ऑफ योर बॉडी, लाइक आपके जॉइंट्स हुए, स्किन हुआ, किसी भी बंदे का, किसी भी इंडिविजुअल का एज अ फॉरेन, उसको वो समझ लेता है कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये मतलब फॉरेन बॉडीज़ हैं या कुछ बाहर का मामला है, तो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं गलती से, और ये हो जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़। इट रिलीजेस प्रोटीन्स, और ये तब क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं प्रोटीन्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़, जो कि अटैक करते हैं हेल्थी सेल्स को। बहुत नेगेटिव बात, बहुत बुरी बात कि खुद ही इम्यून सिस्टम ने अपने ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया, अपने बॉडी ऑर्गन्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, उसी को अपना मुखालिफ समझ लिया, सारी गड़बड़ होगी, सारी गड़बड़। सर सम ऑटो इम्यून डिजीजेज टारगेट ओनली वन ऑर्गन, एक या तो किसी एक ऑर्गन को कर लेते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि पेनक्रियास, लबलबा जिसे कहते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, और बाकी डिजीजेस सिस्टमेटिक ल्यूपस है हमारे पास जो कि होल बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ हैं, लेकिन अब वाई डज द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडी, अब ये क्यों करते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि इम्यूनिटी सिस्टम ने अटैक कर लिया अपनी हुई घर पे, तबाही मचा दी, लेकिन करता बेचारा ये क्यों है। डॉक्टर्स डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट कॉजेज द इम्यून सिस्टम मिसफायर, रीज़न का नहीं पता डॉक्टर्स को भी, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अकॉर्डिंग टू 2014 में एक स्टडी हुई, और जिसमें एक फीमेल थी, उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ हुआ एट अ रेट ऑफ अबाउट 2 to 1 कम्पेयर टू मैन, ठीक है, मेल के मुकाबले में 6.4% ऑफ वुमेन वर्सेस 2.7% ऑफ मैन, फीमेल्स को ज़्यादा हुआ। ऑफन द डिजीज स्टार्ट्स ड्यूरिंग अ वुमेन चाइल्ड बीइंग, मतलब उस टाइम पीरियड में 15 से लेके एज थी 15 से लेके 44 तक। नॉट एवरी फैमिली मेम्बर विल नेसेसरली हैव द सेम डिजीज़, अब ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा जो फैमिली का मतलब फैमिली में है हर एक मेम्बर को ही वही सेम डिजीज़ हो, बट दे इनहेरिट ससेप्टिबिलिटी टू एन इम्यून कंडीशन, लेकिन चांसेस हो सकते हैं, इनहेरिटली तो हो सकता है ना कि उनको ये कंडीशन में आ जाए। बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज इज राइजिंग, रिसर्चर्स सस्पेक्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो रिसर्चर्स ने ये तशखीस एक तरह से शुरू कर दी, सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया कि ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी तो हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस हुए, एक्सपोजर टू केमिकल्स हुआ, सॉल्वेंट्स माइट बी इन्वॉल्व, ये भी तो रीजंस हो सकती हैं रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग। वेस्टर्न डाइट जो है, ठीक है, वो अनदर हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है, सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर आ जाता है डेवलपिंग ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी हाई फैट खाना, हाई लेवल ऑफ शुगर और इस किस्म की मीठी चर्बी वाली खुराक और इस किस्म की चीज़ें खाना, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ये जो आजकल बाज़ारों में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा रुझान इसकी तरफ, यंग एज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थॉट टू बी लिंक टू इन्फ्लेमेशन
के साथ भी इसका लिंक बनता है, विच माइट सेट ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स। दिस हैज़ नॉट बीन प्रूवन, लेकिन ये बात तस्दीक शुदा नहीं है, ये जस्ट इन्होंने कहा है ऐसा। 2015 में एक स्टडी हुई जिसका फोकस था थ्योरी पे, जो कि हमारे पास है, जिसको कहा जाता है हाइजीन हाइपोथेसिस। बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीसेप्टिक्स, चिल्ड्रन टुडे आर नॉट एक्सपोज टू एज मैनी जर्म्स एज दे वर इन द पास्ट। कि आजकल हमारे पास 2015 में स्टडी हुई, उसको नाम था, थ्योरी पे की गई, थ्योरी का नाम था हाइजीन हाइपोथेसिस स्टडी का। और इसमें ये देखा गया और इसमें ये बात की गई कि क्योंकि हमारे पास अब आजकल के दौर में एंटीसेप्टिक्स भी मौजूद हैं, वैक्सीनेशंस भी हैं, वैक्सीन भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बच्चे जो हैं उनमें उस किस्म की बीमारियाँ या जर्म्स उस हद तक नहीं है जैसे कि माजी में हुआ करते थे। द लैक ऑफ एक्सपोजर कुड मेक देयर मतलब बना सकते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोन टू ओवर रिएक्ट टू हार्मलेस सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब एक तरह से एक पॉजिटिव वे में बात की गई कि पिछले के ज़माने में कुछ और था और अब हम लोग काफ़ी मतलब एडवांस हो चुके हैं हेल्थ वाइज। बॉटम लाइन में हमारे पास ये बात आ जाती है ओवरऑल के रिसर्चर्स डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट कॉजेज ऑटोइम्यून डिजीजेस, जेनेटिक्स, डाइट, इन्फेक्शंस एंड एक्सपोजर्स टू केमिकल्स माइट बी इन्वॉल्व्ड। ओवरऑल जो है 4-5 चीज़ें जो है ये वजह बन सकती है, लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि हम मुत्तफिक नहीं है कि कौन सी एग्जैक्ट एक वजह है। ठीक है ना, ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब हम लोग जनरली ये कहते हैं कि जिसकी बदकिस्मती आ कि उसको ये हो गया। 14 नहीं है, कम है हमारे पास। ठीक है, इस लेक्चर में वो बहुत ज़्यादा थे और ऑल रिलेटेड टू बायो था, इसलिए मैंने साइकोलॉजी और थोड़ा सा इसको टू द पॉइंट करने की कोशिश की है। देयर आर मोर देन 80 डिफरेंट हमारे पास ऑटोइम्यून डिसीजेज आ जाते हैं। 14 है लेकिन उससे हम लोगों ने थोड़े से कम किए हुए हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डायबिटीज़ 1 जो कि टाइप 1 है। द पेनक्रियास प्रोड्यूसेस द हार्मोन इंसुलिन। पेनक्रियास लबलबा जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल उसमें। ठीक है, जो कि डायबिटिक बंदे नहीं होते। लेकिन जब डायबिटीज़ किसी को हो जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है एक, तो मतलब इंसुलिन क्या करते हैं क्लास की, वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, नॉर्मल लेवल पे लेते हैं। लेकिन जब वो डैमेज हो जाता है पेनक्रियास, तो डायबिटीज़ मेलिटस उसको कहते हैं। ठीक है, टाइप 1 है हमारे पास। इम्यूनिटी सिस्टम अटैक कर देते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, जो कि पेनक्रियास में सेल होते हैं, इंसुलिन वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में इम्यून सिस्टम उसी को अटैक कर लेते हैं। हाई ब्लड शुगर जो होते हैं वो रिजल्ट होता है, जो कि डैमेज करते हैं ब्लड वेसल्स को। और ये बहुत आम हो गया है आजकल, हर दूसरे तीसरे बंदे को है। एज वेल एज ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, किडनीज, आईज, नर्व्स, सारी तबाही मचा देना। एक ख़तरनाक बीमारी है। अर्थराइटिस आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास। अर्थराइटिस में क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक कर देते हैं जॉइंट्स को। ठीक है, जोड़ जिसे हम लोग कहते हैं। और रेडनेस होती है, मतलब हीट बंदा महसूस करते हैं, वार्मथ, सोरनेस होती है, स्टिफनेस, खिंचाव उन जॉइंट्स में इंसान महसूस करते हैं। अनलाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस विच कॉमनली अफेक्ट्स पीपल एज ए अच्छा, जो लोग जैसे जैसे जिन मतलब ओल्ड एज में जा रहे होते हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। लेकिन अर्थराइटिस जो है बेसिकली वो एज अर्ली एज मतलब 30 ईयर्स और इसमें स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं। तो ये एज, और हम लोगों ने पहले कहा कि एज और जेंडर पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है जी सोराइसिस या सोरियासिस या सोरियाटिक अर्थराइटिस। ठीक है, सोराइसिस अर्थराइटिस क्या है कि स्किन सेल्स नॉर्मली ग्रो एंड देन शेड व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। स्किन सेल्स जो होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं टू क्विकली, एक्स्ट्रा सेल्स जो हैं बिल्टअप हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड और रेड पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से नेल्स जो होते हैं, स्किन सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सिल्वर वाइट स्केल्स आ जाते हैं स्किन पे। ठीक है, अप टू पॉपुलेशन में देखा गया कि अप टू 30% पॉपुलेशन जो है उसको मतलब ये इस ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। सोराइसिस जो है, स्वेलिंग भी आती है इनमें, स्टिफनेस भी होती है, पेन भी होते हैं उस जॉइंट के एरिया में। ठीक है, और स्किन जो होती है कट सी जाती है ऊपर सी और वाइट वाइट से पैचेस आ जाते हैं, रेड पैचेस होते हैं और वाइट सिल्वर से स्केल से आ जाते हैं, लाइन ऐसी लग जाती है उस पर।
दिस फॉर्म ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड सोराटिक अर्थराइटिस। नेक्स्ट हमारे पास है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, जिसको हम लोग MSP कहते हैं। ये MS MPhil नहीं है क्लास, ये दूसरा MS है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि डैमेज करता है माइलिन शीट को, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो कि नर्व सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसी को ये डैमेज करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। और वो जब डैमेज हो जाता है तो वो स्लो कर देता है ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ मैसेज बिटवीन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पैगाम रसानी का जो अमल है वो बहुत स्लो हो जाता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी तक भी वो बात नहीं पहुंच पाती, ठीक है, क्योंकि वो जो नर्व होते हैं, नर्व सेल को ही, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को ही ये डैमेज कर देते हैं। और ये सिम्टम्स इसमें क्या आ जाते हैं, नमनेस, सुन हो जाने एक तरह से एक जगह, कमज़ोरी, वीकनेस, बैलेंस इश्यूज, इंसान खड़ा होता है डगमगा रहा होता है, इम्बैलेंस होता है, ट्रबल वॉकिंग, चल नहीं पाता। द डिजीज़ कम्स इन सेवरल फॉर्म्स दैट प्रोग्रेस एट डिफरेंट रेट्स, मुख्तलिफ शक्ल में हमारे पास आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू 2012 स्टडी, ट्रस्टेड सोर्स में हमारे पास ये बात है कि 50% of people with MS need to help walking within 15 years after the disease starts. तो इनको चलने में मसला होता है और ये इनको हेल्प की ज़रूरत होती है। सिस्टमिक ल्यूपस आ जाता है। ऑल्दो डॉक्टर्स इन द 1800s फर्स्ट डिस्क्राइब ल्यूपस एज अ स्किन डिजीज़, ये एक स्किन डिजीज़ है, बिकॉज ऑफ रैश, एक रैश से स्किन पे आ जाती है और इन्होंने स्किन की डिजीज़ का नाम दिया। इट कॉमनली प्रोड्यूसेस सिस्टमिक फॉर्म which is not most common, which is most the common, actually affects many organs, ठीक है। एक सिस्टम में एक चीज़ है, सिस्टमिक फॉर्म में चल रही होती, प्रोड्यूस हो रही होती, जो कि जॉइंट्स में भी आ जाती है, किडनी में भी, ब्रेन में भी, हार्ट में भी। जॉइंट में पेन होता है, फैटीग होना, रैशेज आर अमंग द कॉमन सिम्टम्स। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ये अलग चीज़ है। इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब कंडीशंस दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। जो आंत होती है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ जाती है, सूजन आ जाती है। ईच टाइप ऑफ IBD अफेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द GI ट्रैक, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को, उधर हिस्सों को उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्रॉन डिजीज़ आ गया, वो इन्फ्लेम करते हैं कोई भी हिस्सा इस ट्रैक का, माउथ से लेके एनस तक। अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये आ गया हमारे पास 6-7 है जी, एडिसन्स डिजीज़। ये हम लोगों ने आई थिंक सो बायो में मिड टर्म में भी किया था, 1-2 डिजीज़ और भी थे, ठीक है, हार्मोन के चैप्टर में। एडिसन्स डिजीज़ अफेक्ट द एड्रिनल ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल हुआ एंड एल्डोस्टेरोन एज वेल एज एंड्रोजन हार्मोन्स, ये उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एडिसन डिजीज़ में एड्रिनल ग्लैंड अफेक्ट कर देता है, ये डिजीज़ एड्रिनल ग्लैंड्स को, जो कि फॉलोइंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। Having too little of cortisol can affect the way the body uses and stores carbohydrates and sugar, यानी ग्लूकोज, क्योंकि बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस होता है, बहुत कम मिकदार में पाया जाता है इस बीमारी की वजह से। तो ये क्या करते हैं कि ये स्टोर भी नहीं कर पाता कार्बोहाइड्रेट्स को और शुगर को, यानी ग्लूकोज को। डेफिशिएंसीज की वजह से जो एल्डोस्टेरोन है हमारे पास, वो लीड आउट कर जाती है सोडियम लॉस को, और एक्सेसिव पोटेशियम आ जाता है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है पोटेशियम, एक्सट्रीम पे पहुँच जाना। तो सिम्टम्स वीकनेस, फैटीग आ जाना, वेट कम हो जाना और लो ब्लड शुगर, ये इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी ग्रेव्स डिजीज़, अटैक करते थे थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारी नेक में प्रोड्यूस पाया जाता है, कॉजिंग इट टू प्रोड्यूस टू मच ऑफ इट्स हार्मोन, मतलब वो हद से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं हार्मोन्स, अपने बैलेंस से ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं हमारी एनर्जी यूजेज को, ठीक है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हुआ। तो जब ये खराबी ले आए तो इसका रिजल्ट क्या होगा,
सिम्टम्स इसकी नर्वसनेस आ जाएगी, फास्ट पल्पिटेशन, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी, हीट इंटॉलरेंस होगी और वेट लॉस होगा। वन पोटेंशियल सिम्टम इस डिजीज़ का क्या है? बल्जिंग आइज है, ठीक है। एक्सोफेथैलमस है, फेथालमस जिसको हम लोग कहते हैं बल्जिंग आइज को। इट कैन अकर एज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड दिस ऑफ्थल्मोपैथी, ठीक है। ऑफ्थल्मोपैथी इसको मेडिकल मतलब टर्म इसके लिए यूज़ हुई है, which occurs in around 30% of those who have Graves' disease. According to 1993 में स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इसको ये कहा गया कि अराउंड अबाउट 30% लोगों को ये हुआ है। ऑटोइम्यून वेस्कुलाइटिस हैपन्स व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। इन्फ्लेमेशन रिजल्ट हो जाती है, नैरो कर देती है, तंग कर देती है आर्टरीज और वेन्स को, मतलब ब्लड फ्लो जो होता है उनमें कम होता है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि कंडीशन कॉज कर देती है मतलब डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, ठीक है। दिस कंडीशन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। एनीमिया में मतलब इस कंडीशन में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो जाती है जो कि स्टमक लाइनिंग सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एज एन इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज नीडेड इन ऑर्डर फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि विटामिन B12 फ्रॉम फूड हम लोग लेते हैं ना, तो विदाउट दिस इनफ ऑफ दिस विटामिन अब हमारे पास नहीं होता तो वन में डिवेलप एनीमिया। ठीक है। अच्छा, एंड द बॉडीज एबिलिटी फॉर प्रॉपर DNA सिंथेसिस विल बी ऑल्टर्ड, चेंज हो जाती है वो प्रोसेस। एनीमिया इज मोर कॉमन ओल्डर एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब खून की कमी है हम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू 2012 स्टडी इट अफेक्ट्स 0.1% ऑफ पीपल इन जनरली अगर देखा जाए ओवरऑल में तो 0.1% लोगों को इसने अफेक्ट किया है। 2012 में एक स्टडी हुई है, बट नियरली 2% ऑफ पीपल ओवर एज 60। लेकिन करीब तर 2% जो है लोग इससे मुतासर होते हैं जिनकी एज 60 से अबव होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेलिक डिजीज़। सेलिक डिजीज़ क्या है? इसमें एक केस मैंने भी देखा था, ठीक है, हमारे नेबर में था स्टूडेंट्स, तो वो एक बच्चा था और वो बिल्कुल गंदम नहीं खा सकता था, लाइक राइस खाना, दही और इस किस्म की चीज़ें, तो बहुत वो मतलब बिल्कुल बेचारा और बिल्कुल इतना कमज़ोर था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन अचानक से पता नहीं किसी जानने वालों ने उनको डॉक्टर बताया इधर अहमदाबाद में, और वहाँ से इन्होंने मतलब इलाज किया। हालांकि मतलब ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ का किस्मत से कुछ हल निकल सकता है, नहीं होता। जैसे कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी नहीं है, सेलिक डिजीज़ का। तो वहाँ से कोई डॉक्टर थे, उनसे ट्रीटमेंट करवाया पता नहीं महीने का करवाया था, मुझे याद नहीं पड़ता। यकीन मानिए उनके घर में इतनी खुशी थी कि और कितना सवाब का काम था, और अल्लाह की शान देखेंगे वो बच्चा बिल्कुल ठीक मेरे सामने फिर हमारे घर जब आया था तो हम डर भी रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे, मतलब चावल और ये इस तरीके से, तो वो मज़े से चपाती वगैरह रख के खा रहा था, बिल्कुल रिलैक्स। इससे पहले बचपन में जब उससे पूछा तो वो ये कहता था कि मैं जब भी कुछ खाता था तो मुझे बहुत दर्द और तकलीफ़ शुरू हो जाती थी, मैं हज़म नहीं कर पाता था। तो ये वो डिजीज़ होती है। अब इसमें होता क्या, चले आते हैं टॉपिक की तरफ। They cannot eat foods containing gluten, protein found in wheat हुआ, ठीक है, नहीं खा सकते। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते तो इम्यूनिटी सिस्टम अटैक कर देते हैं उस ट्रैक को और इन्फ्लेमेशन वहाँ पे आ जाती है। तो बच्चा कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था इस ट्रीटमेंट से पहले, मैं नहीं खा सकता था, अब मैं सब कुछ खाता हूँ। 2015 में ट्रस्टेड सोर्स के हमारे पास स्टडी है, उन्होंने ये नोट किया कि ये डिजीज़ जो है अफेक्ट करते हैं 1% लोगों को, यूनाइटेड स्टेट में इसने अफेक्ट किया। लार्जर नंबर ऑफ पीपल हैव रिपोर्टेड ग्लूटेन सेंसिटिविटी विच इज़ नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज़। उन्होंने सेंसिटिविटी क्या मतलब अच्छा महसूस नहीं करते या सेंसिटिव है इसके लिए, ठीक है, वीट हुआ है इसके लिए, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है।
बट कैन हैव सिमिलर सिम्टम्स लाइक डायरिया हो गया या एब्डोमिनल पेन, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सिम्टम्स सेम होते हैं, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिजीज़ में नहीं आता। फिर सिम्टम्स देखें, फैटीग, एची मसल्स हैं, स्वेलिंग है, रेडनेस है, लो ग्रेड फीवर है, मतलब कम, मैंने स्टार्ट में आपको लेक्चर में बताया था, लो ग्रेड फीवर है, 99-100 तक ही होता है। ट्रबल इन कंसंट्रेशन, नमनेस एंड टिंगलिंग है, हाँ हैंड्स में टिंगलिंग, जैसे चूंटियाँ चुभना हो, इस किस्म की कैफियत महसूस करना, हेयर लॉस एंड स्किन रैशेस। इंडिविजुअल डिजीजेस कैन ऑल्सो हैव देयर ओन यूनिक सिम्टम्स। हर मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई ज़्यादा वीक होता है, कोई इतना नहीं होता, तो मतलब मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम देखें टाइप 1 डायबिटीज़ में, जो एक्सट्रीम टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसमें हद से ज़्यादा प्यास लगती है, वज़न कम होता है, गलूदगी सी होती है, बंदा तंग होता है। IBD में होते हैं बेली पेन होता है, ठीक है। तो हर एक डिजीज़ जो होते हैं मुख्तलिफ नेचर का होता है, और इंडिविजुअल भी थोड़े से, कुछ लोग ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो अगर मतलब इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो कुछ ज़्यादा मतलब उसको फील करते हैं, कुछ जो है कम करते हैं। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज़ वाहिद है जो कि सब एक जैसी फील करते हैं, लेकिन नेचर ऑफ डिजीज़ को देखा जाता है। जैसे कि IBD है तो उसमें बेली पेन होते हैं, ब्लॉटिंग होती है, डायरिया होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ लाइक सोराइसिस है, ठीक है, या आर्थराइटिस हुआ, हमारे पास सिम्टम्स में कम एंड को अलामत आती हैं और जाती हैं, आती ही जाती हैं। अ पीरियड ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड फ्लेयर अप कहते हैं, ठीक है। एक तरह से रिलैप्स होता है, फिर नहीं होता, फिर होता है, इस तरह से एपिसोड की फॉर्म में आता है। अ पीरियड व्हेन द सिम्टम्स गो अवे इज कॉल्ड रिमिशन, और जब चले जाते हैं उसको रिमिशन कहते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज की तरफ आ जाओ क्लास 100, ये तो जनरली बताया हुआ है कि 100 है, वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे मतलब 80 हैं कुछ, हाँ, तो 100 में ही आ जाता है, ठीक है। थायराइड में हमारे पास ये हुआ, बोन्स में हम लोगों ने पढ़ लिया, मसल्स में, स्किन में, ठीक है, लंग्स में हम लोगों ने बेसिक किए, क्योंकि हमारे जो कोर्स कंटेंट था उसी के अकॉर्डिंग किया। नर्व्स में हम लोगों ने किया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुआ, सेलिएक डिजीज़ हुआ, ब्लड ल्यूकीमिया, ल्यूपस हुआ, ठीक है। ब्रेन में हम लोगों ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ लिया, ऑटिज़म, ये सारा हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज़ की पिक्चर है। स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम का क्या रिलेशन है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स? इसका तो बहुत गहरा ताल्लुक है। स्टार्ट में मैं इसलिए आपको थोड़ा सी कहानी बता चुकी हूँ। The ability to fend off illness and disease depends on several factors. ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। Some of which are beyond our control, out of control होते हैं या हम नहीं कर पाते उसको। But the way we react to stress and the general health of our immune system are things we can influence. अब ये हम पे डिपेंड करते हैं किस तरीके से हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। If we are not able to change our response to stressors, अगर हम अपना रिस्पॉन्स चेंज नहीं कर सकते स्ट्रेसर्स के लिए जो कि हमारी सराउंडिंग में है, we will find it difficult to ourselves to in a constant hormonal battle, ये मुकाबला आ जाएगा, और जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक हाइपरटेंशन, BP हाई हो जाना, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस। ब्रेन और इम्यून सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। इन दिस डेलिकेट बैलेंस that can be disrupted by any kind of physical or emotional disturbance, मतलब जब इसमें इम्बैलेंस आ गया स्ट्रेस की वजह से, तो वो हेल्थ इश्यूज़ को लीड आउट कर जाएगा। ऑनगोइंग स्ट्रेस जो है वो इलनेस की तरफ जाता है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रेस में हो तो वो नहीं जाता, नहीं, किसी हद तक वो मोटिवेट भी कर लेते हैं। जब हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं ना, हम मोटिवेट हो जाते हैं काम को करने के लिए, बात को सोचने के लिए, लेकिन बार बार ऑनगोइंग स्ट्रेस हो तो वो आपको हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेके जाएगा। Because the brain sends defense signals to the endocrine systems, ठीक है, endocrine system की तरफ वो डिफेंड सिग्नल्स भेजता है, which then release an array of hormones that not only get us ready for emergency situation but severely depresses our immunity. वो तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ठीक है, हम इस काबिल बना देते हैं कि हम लोग मुकाबला करते हैं, लेकिन बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही गहराई के साथ वो डिप्रेस कर देता है हमारे इम्यूनिटी को उसी टाइम पे। तो क्या हुआ, ख़राबी होगी, हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। सम एक्सपर्ट ये क्लेम करते हैं कि स्ट्रेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 90%। जैसे मैंने बहुत स्टार्ट में बताया, क्लास हम साइकोलॉजी के पढ़ने वाले हैं,
तो 90% हेल्थ इश्यूज जो है वो स्ट्रेस की वजह से है, इंक्लूडिंग कैंसर भी हुआ, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को ये कंट्रोल स्लो कर देता है। तो जब इम्यूनिटी कम हो गई तो इंसान की सेहत तो गई, रिस्क बन गई ना। द वे इट डज दिस इज बाय ट्रिगरिंग chemical reactions and flooding the body with cortisol that among other things decreases inflammation, decrease कर देता है वाइट ब्लड सेल्स को, NK स्पेशल सेल्स जो होती हैं जो कि कैंसर को किल करते हैं उनको भी डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। दूसरी साइड पे जब एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी साइड पे इंक्रीज कौन सी चीज़ होगी? ट्यूमर डेवलपमेंट, ग्रोथ, increases the rate of infection, tissue damage. When we are stressed, the immune system's ability to fight off antigens is reduced. वो नहीं कर पाता मुकाबला एंटीजेंस के साथ. That is why we are more susceptible to infections. और तभी हमें infections होते हैं, immunity system weak हो जाता है stress की वजह से. The stress hormone corticosteroid can suppress the effectiveness of the immune system. और ये भी suppress करे, दबा देता है उसकी कारकर्दगी को, और हम infections की तरफ ज़्यादा जाते हैं, हमें होते हैं. Because the effects of stress are cumulative, even ordinary day-to-day activities can eventually lead to more serious health issues. So it is important to be aware of the simple. So it is important to be aware of the simple daily stress in our life. हमें aware होना चाहिए, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस किसकी वजह से. ऑब्वियसली स्ट्रेसर्स होंगे तो ही स्ट्रेस होगा, ठीक है. और एंजाइटी इंसान को तब होती है, क्लास यहाँ पे एक साइकोलॉजी की एग्जांपल देती हूँ. लाइक अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, स्ट्रेसर है, ठीक है, वायरस है, ये स्ट्रेसर है, ये है, ये चला गया. स्ट्रेसर मतलब वायरस ख़त्म हो गया, वैक्सीनेशन आ गई या कुछ भी हो गया, अल्लाह की रहमत आ गई, वबा गई, ठीक है, वायरस गया. एंजाइटी तब होगी जब स्ट्रेसर के एब्सेंस में स्ट्रेस बंदा फील करे, तब वो एंजाइटी की तरफ लीड आउट कर देते हैं. यानी ऑन गोइंग जो एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो है वो लीड आउट कर जाती है एंजाइटी की तरफ, ठीक है. जब तक स्ट्रेसर है तब एंजाइटी नहीं होती, ठीक है. ये एक पॉइंट था, मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी. अब कुछ हमारे पास माइंड बॉडी थेरेपीज आ जाती है जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं इसमें, जिसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, लिंक है हमारे पास माइंड एंड बॉडी का, स्ट्रेंथन बाय स्पेसिफिक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जैसे मेडिटेशन है, गाइडेड इमेजरी है. ये आप लोगों को क्लिनिकल सेटअप में या आप लोग अगर जब इंटर्नशिप करोगे इसमें बहुत डिटेल में आप लोग को सारी चीज़ें करवाई जाएंगी. जब आप लोग केसेस लोगे, पेशेंट को डील करोगे, ठीक है, तो वो जब स्ट्रेस में होते हैं या कुछ तो उसको उनको कैसे डील करना है, किस तरीके से थेरेपीज देनी है, तो गाइडेड इमेजरी हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक में आ जाते हैं. बाय मेकिंग देम अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ दे बिकम a buffer that guards provide the protection against the breakdown of organ system. नेगेटिविटी को निकालना, पॉजिटिविटी को लाना. तो पॉजिटिविटी में हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है. एविडेंस यानी रिसर्च से ये बात सामने आई है कि वो लोग जिनका ये बिलीव है कि दे आर डूइंग बेटर, एक्चुअली डू बेटर देन दोज हु हैव द सेम फिजिकल कंडीशन बट आर नॉट पॉजिटिव एज पॉजिटिव. जिनकी सोच मुस्बत है ना तो वो करते भी अच्छा हैं. क्यों? क्योंकि उनका बिलीव स्ट्रॉन्ग होता है. और उन लोगों को अगर कंपेयर करें उन लोगों के साथ जो कि फिजिकली भी सेम होते हैं, मतलब दोनों का लेवल सेम होता है, ठीक है, एजुकेशन भी सेम होगी, हेल्थ भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ सोच में फ़र्क है. तो वो उस तरीके से पॉजिटिव अगर नहीं है तो वो अच्छा नहीं कर सकते. रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट एंजाइटी, हॉस्टिलिटी जो होती है, ठीक है, दुश्मनाना रवैया, नफरत, इस तरीके से बोगस और ये एंड अदर नेगेटिव स्टेट्स अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब करती हैं. बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स है, चेंजिंग हाउ वी एक्ट कैन ऑफन ब्रेक हैबिट्स दैट ट्रिगर स्ट्रेस रिएक्शंस, कि जिस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है, जिस तरीके से हम लोग एक्ट आउट करते हैं, उस बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना. सोशल सपोर्ट, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, पीपल with strong social support have better overall health and are more resistant to infections and diseases. जो लोग सोशली मतलब अच्छे सोशल सर्कल में वो हेल्प करें, बाकी लोग उनको सपोर्ट करें, तो उनकी हेल्थ जो होती है बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनका सोशल सर्कल या लोग उनको सपोर्ट ना करते हो. इसीलिए सोशल साइकोलॉजी की बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी
कि इंसान जो है सोशल बीइंग है, ठीक है। वो किसी भी मतलब सोशल सर्कल के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे उसके पास जितना भी पैसा हो, जितने भी घर हो, जितनी भी गाड़ियाँ हों, जितनी भी लग्जरीज लाइफ हो, नहीं। सोशल जो हमारा बॉन्ड होता है, जो एक लिंक और कनेक्शन होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, हेल्दी लाइफ में, हैप्पी लाइफ में। आगे देखें कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड इलनेस इज़ नॉट अ सिंपल वन। ये सिंपल वन बात नहीं कि दोनों का रिलेशन आ गया, बट देयर इज़ अ कनेक्शन। ये कनेक्शन है, रिलेशनशिप जस्ट नहीं है, ठीक है, कनेक्शन है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की कॉज बन सकते हैं, वजह बनते हैं, ठीक है। रीज़न और कॉज का एक अफेक्ट और उसकी बात है। Because the endocrine and immune system are so interrelated, disruption to one due to physical or emotional stress वही डैमेज कर देगा दूसरा, ठीक है। इंटर रिलेटेड है तो एक को अफेक्ट हुआ, दूसरा भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। स्ट्रेस कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल क्लास, हमारा ये बायो का चैप्टर एंड होने जा रहा है। स्ट्रेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलाइटिस है, इरिटेबिलिटी है, ठीक है, इंसोमिया, फैटीग, ये सारे हम लोगों ने जितने भी काफ़ी सारे इसमें पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास साइकोलॉजी से रिलेट करें तो इंसोमिया, फैटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेक्स प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती है, स्किन डिजीज, एलर्जीज, ओवर ईटिंग, एस्थमा, ओवर ईटिंग जो है हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर में आ जाती है, किडनी डिजीज, अल्सर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, आर्टरीज हार्डनिंग, डायबिटीज़। और ये सारी चीज़ें कहानी जो है ये हमारे पास स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों होंगी, समर एंड सवा जब हेल्थ क्या कहते हैं स्ट्रेस इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देगा तो ये सारे मसले मसाइल इंसान की ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो क्लास बेस्ट ऑफ लक। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम का जो चैप्टर था बहुत लेंथी था, थोड़ा मैंने उसको 2 लेक्चर्स में इसलिए डिवाइड किया कि 2 घंटों का लेक्चर था, हार्ड मिनिमम 1 आवर एंड 40 मिनट्स हो गए, आप लोग का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपकी बायो की जो है तो एक नर्वस सिस्टम है और एक और चैप्टर है, उन दोनों को मैं करवाऊंगी, ठीक है, 2 चैप्टर्स कल, तो आप लोग का बायो का कोर्स कवर हो गया, ठीक है। सो फिर इस लेक्चर में कहना चाहूँगी कि जहाँ से समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें, फिर एंड टाइम पे सारा सब कुछ, इतने दिन नहीं होंगे कि एक क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे, तो काइंडली हर एक लेक्चर को सुनने के बाद आप लोग लेक्चर सुनो पहले, तब बात होगी, फिर आप लोग क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।